कि क्रमचय का मतलब क्या होता है और संचय का मतलब क्या होता है। तो क्रमचय का मतलब है दी गई वस्तुओं में से कुछ अथवा सभी का चयन करते समय अगर हम उनके क्रम पर ध्यान दें तो बनने वाले समस्त क्रम को क्रमचय कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तुएं दे रखी हो, जैसे मान लीजिए 3 वस्तुएं हैं और उनमें से हमें 2 वस्तुओं का चयन करना, आप 3 भी कर सकते हो। तो 2 वस्तुओं का चयन करने के जितने भी क्रम बनेंगे उन सभी को हम क्रमचय कहेंगे। और अगर हम उनके क्रम पे ध्यान न दें तो जितने समूह बनेंगे उन्हें हम संचय कहेंगे। तो यहाँ समूह और क्रम का क्या मतलब है ये भी हमें क्लियर होना चाहिए। तो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल दूंगा जिसकी सहायता से बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 किताबें हैं, ठीक है, पीसीएम यानी कि फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की है और मैथ की है। अब हमें इसमें 2 किताबों का चयन करना। तो 2 किताबों का चयन, एक तो यह है कि हम इनके क्रम पे ध्यान दें। तो अगर हम इनके क्रम पे ध्यान देंगे तो 2 किताबें इस तरह चयन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए तो केमिस्ट्री फिजिक्स की, क्यों? क्योंकि हमने देखिए क्रम पे ध्यान दे दिया। ये पहले फिजिक्स की ली फिर केमिस्ट्री की, दूसरी बार में क्या लिया, पहले केमिस्ट्री की फिर फिजिक्स की, ठीक है। तो क्रम पे हमने ध्यान दे दिया। इसी तरह से अब देखिए केमिस्ट्री और ये मैथ की, या मैथ केमिस्ट्री, क्योंकि हम इससे क्रम पे ध्यान दे रहे हैं, मैथ फिजिक्स या फिजिक्स मैथ, क्योंकि हमने देखिए क्रम पे ध्यान दिया। तो इसके जो कितने क्रम बने, 6 बने। और अगर हम इसके क्रम पे ध्यान न दें, यानी कि हमने कहा भी पहले 2 किताबें ले ली हमने, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री की, फिर क्या ले ली, केमिस्ट्री मैथ की ले ली, और फिर मैथ और फिजिक्स की ले ली। इसके क्रम पे ध्यान नहीं दिया हमने, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री, केमिस्ट्री फिजिक्स का मतलब एक ही हमने समझा, यानी क्रम पे ध्यान नहीं दिया। तो ये बने समूह। तो समूह जो होते हैं वो हमेशा कम बनते हैं और जो क्रम बनते हैं वो हमेशा ज़्यादा, यानी परमुटेशन क्रमचय जो होगा वो ज़्यादा होगा और संचय यानी कॉम्बिनेशन जो होगा वो कम होगा। अब इसी को देखिए, क्रमचय को अंग्रेजी में हम परमुटेशन बोलते हैं और इसका फर्स्ट वर्ड से डिनोट करते हैं परमुटेशन को, ठीक है। और जो संचय होता है इसे अंग्रेजी में कॉम्बिनेशन बोलते हैं और इसके फर्स्ट वर्ड सी से डिनोट करते हैं। अब इसमें टोटल जो वस्तुएं हैं वो हम लिखते हैं यहाँ पे ऐसे, यानी 3 वस्तुएं, और जितना चयन करते हैं उसको लिखते हैं नीचे, यानी 3 में से 2 का चयन हम इस तरह लिखेंगे 3p2। इसी तरह कॉम्बिनेशन में अगर हमें 3 वस्तुएं हैं और 2 का संचय करना तो इस तरह लिखेंगे, ठीक है। तो इसको और डिटेल से समझने से पहले कुछ और बेसिक कंसेप्ट है जो आपको समझना जरूरी है। अब देखिए अगर आपको इसे डीपली करना है तो इसको आप पढ़ लीजिए, वरना तो आपको कोई जरूरत नहीं, जितना मैं बता रहा हूँ इतना आप समझते जाइए। इसमें देखिए एक होता है गणना का आधारभूत सिद्धांत, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो ये क्या होता है देखिए, इसको समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे इसे समझने के लिए गणना का मूल सिद्धांत क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास, यानी कि मोहन आप हैं, आपके पास 3 पेंटें P1 P2 और P3, ठीक है, और आपके पास 2 शर्टें C1 और S1 और S2। तो अगर 3 पैंटें हैं और 2 शर्टें हैं तो आप कितने प्रकार से पैंट और शर्ट पहन के किसी पार्टी में जा सकते हैं। आपके पास, अपने आप को मान के चलिए आपके पास 3 पैंट हैं और 2 शर्ट हैं, तो आप कितने प्रकार से पार्टी में जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं कि आप पहली पैंट पहने, ठीक है, उसके साथ पहली शर्ट पहन लें, एक प्रकार तो ये हो गया। पैंट आपने वही रखी लेकिन शर्ट चेंज कर दी, तो दूसरा तरीका ये हो गया। अब क्या करा तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर में आपने क्या करा, पैंट दूसरी ली, शर्ट पहली वाली ले ली, एक तरीका ये हो गया। पैंट दूसरी ली, शर्ट दूसरी वाली ले ली, एक तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं, तीसरा तरीका आप कर सकते हैं, तो तीसरा तरीका आप ये भी कर सकते हैं कि आपने तीसरी पैंट ली और शर्ट पहली ले ली, तो एक तरीका ये हो गया। और पैंट तीसरी ली और शर्ट दूसरी ले ली, एक तरीका ये हो गया। तो कुल मिला कितने तरीके हो गए देखिए यहाँ पे, अगर हम काउंट करें तो यहाँ पे जो तरीके हो गए 1 2 3 4 5 6, यानी आपके पास 3 पैंटें हैं और 2 शर्ट हैं, तो आप 6 प्रकार से अपना जो पैंट शर्ट पहन के पार्टी में जा सकते हैं, ठीक है। तो इसी चीज को शॉर्ट में हम एक बार देखें, इतना लंबा हम प्रोसेस करेंगे तो काफी लंबा होगा। तो अगर हम इनकी आपस में यहीं पे मल्टीप्लाई कर दें तो भी हमें मालूम चल जाएगा। देखिए पैंटें कितनी हैं आपके पास, 3, और कितनी शर्टें, 2, कुल कितने प्रकार हो गए, यानी 6 प्रकार से आप जो है पैंटे और शर्ट पहन के पार्टी में जा सकते हैं। आप अलग अलग निकालेंगे तब भी देखिए 6 प्रकार है। तो इसे हम कहते हैं गणना का मूल सिद्धांत। तो इसे हम कहते हैं कि एक क्रिया एक प्रकार से हो रही हो, दूसरी क्रिया एक प्रकार से हो रही हो, तो अगर हमें कुल क्रियाएं निकालनी है तो उन दोनों के गुणनफल के बराबर होती हैं। तो इसी चीज को देखिए, एक हम ट्रिपल वाला भी एग्जाम्पल है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो एक ये ट्रिपल वाला एग्जाम्पल है, तो इसे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं।
तो इसमें क्या है देखिए, क्या है एग्जाम्पल आप पढ़े पहले। शबनम के पास 2 बस्ते हैं और 3 खाने के डिब्बे तथा 2 पानी की बोतलें हैं। तो इन वस्तुओं को किस प्रकार से ले सकते हैं? अब देखिए ये कितने प्रकार से ले सकते हैं, तो जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया था बिल्कुल वही प्रकार है। तो इसी तरह से आप कर सकते हैं। ये कुल मिलाकर 12 तरीके बनेंगे। कितने? 12 तरीके। तो अगर हम शॉर्टकट में ऐसे भी कर सकते हैं, इनकी गुणा कर लें, 2 3 और 2, यानी क्या होगा, 2 3 6 दूनी 12, यानी 12 प्रकार से आप कर सकते हैं। और आप इस तरह करके देखोगे अलग अलग, यानी कि आपका बस्ता ये हो गया, फिर आप में क्या हो गया, टिफिन, और यहाँ पे ये बैग हो गया, बस्ता, टिफिन, और तीसरी चीज़ क्या थी, खाने का डिब्बा, अच्छा बॉक्स हो गया। तो आप इस तरह से, ये बॉक्स है, ये हाँ यहाँ नीचे लिखा होगा देखिए यहाँ पे, हाँ B1 B2 बस्ते हैं, और T1 T2 क्या है, टिफिन है, और W1 W2 क्या है, इनका बोतलें हैं। ठीक है, तो आप इस तरह भी करके देखोगे तब भी ये 12 आएंगे। तो गणना का मूल सिद्धांत क्या है कि एक क्रिया एक प्रकार से हो रही हो, दूसरी क्रिया दूसरे प्रकार से है, तो इन सबकी जो गुणा होती है वही जो कहलाता है गणना का मूल सिद्धांत कहलाता है। तो इसे हम एक तरह से फॉर्मूले के रूप में ऐसे कर सकते हैं। देखिए, अगर एक घटना m प्रकार से हो रही है, दूसरी घटना n प्रकार से हो रही हो, तो कुल जो प्रकार होंगे वो m क्रॉस n होंगे। और अगर 3 आ जाए, जैसे एक क्रिया हो गई m प्रकार से, दूसरी क्रिया हो गई n प्रकार से, तीसरी क्रिया हो गई p प्रकार से, तो तीनों का जो क्रम होगा वो होगा m गुणा n गुणा p होगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो इसके जो कुल प्रकार होगा वो कितने हो जाएंगे, m गुणा n गुणा p, यानी कि इन सबके गुणा के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं जो अगला टॉपिक बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी पे बेस क्वेश्चन है। तो इसे हम बोलते हैं डिब्बा विधि या कार्टन मेथड। तो क्या होता है देखिए, डिब्बा विधि या कार्टन मेथड, तो इसको समझने के लिए है तो वही गणना का मूल सिद्धांत ही, लेकिन इसको इस तरीके से करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और मजा भी आपको करने में आएगा। ये होता क्या, जैसे मान लीजिए हमारे पास संख्याएं हैं 1 2 3 4 और 5 संख्याएं। ठीक है, इन 5 संख्याओं को लेके हमें दो अंकों की संख्या बनानी है। 5 संख्याएं कितने अंक की, 2 अंक की संख्या बनानी है। तो कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं? अब देखिए 5 अंक से 2 अंक की संख्या ऐसी बनेगी 12 21 और फिर देखिए 34, इस टाइप की बनेगी। तो कुल कितनी बनेगी? वैसे तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम इस डिब्बा विधि से, कार्टन मेथड से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए इसमें 2 केस बनते हैं कि हम जो 2 अंक की संख्या बना रहे हैं उसमें अंक रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा। अंक रिपीट होने का मतलब जैसे 1 हमने 2 बार ले लिया, 2 बार ले लिया। ठीक है, और दूसरी स्थिति है कि अंक रिपीट नहीं करना, यानी कि आपको एक अंक को एक ही बार लिखना है। ठीक है, तो अगर अंक रिपीट नहीं होता, अब जैसे मान लीजिए चलिए हम 3 अंक की बना लें, तो 3 अंक की संख्या हमें बनानी है कितने, 2 अंक की 3 अंक की संख्या बनानी है हमें। कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं? मैंने 3 बॉक्स बना रखे हैं, तो 3 के बना लेता हूँ। तो देखिए पहला अंक कहाँ, 5 है। 5 में से पहले 1 2 3 4 5 अंक है, तो पहला कितने प्रकार से अंक ले सकते हैं? 5 तरीके से। अब अगर अंकों का रिपीटेशन नहीं होता, यानी अंक रिपीट नहीं करते हैं, तो चूंकि एक अंक यहाँ पे आ चुका होगा, तो अगला अंक आप 4 प्रकार से लेंगे। ठीक है, उसके बाद 2 अंक आ चुके होंगे इनमें से कोई से, फिर जो तीसरा नंबर लेंगे वो आप 3 प्रकार से लेंगे। तो कुल गणना का मूल सिद्धांत क्या कहता है? इन सबके गुणा कर लीजिए, 5 गुणा 4 गुणा 3, यानी 5 चौक 20 या 60, यानी 60 प्रकार से आप 3 अंक की संख्या चुन सकते हैं। अगर 2 अंक की चुननी है तो 12 प्रकार से हो जाएगी, 5 चौक 20 प्रकार से हो जाएगी। ठीक है, अब इसी में मान लीजिए ये कहे कि अंक की पुनरावृत्ति हो सकती है। अंक की पुनरावृत्ति होने का मतलब एक अंक को आप कितनी बार यूज कर सकते हैं। तो देखिए पहला जो होगा वो 5 प्रकार से तरीका होगा। अब मान लीजिए जो अंक आपने पहले लिया वो बाद में भी ले सकते हैं, तो इसका मतलब दूसरा भी 5 तरीका हो जाएंगे और तीसरे के भी 5 तरीके। तो कुल अक्षर कितने होंगे? 5 5 5, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। तो ये ध्यान रखें कि जब अंक की पुनरावृत्ति होगी, यानी रिपीट होगा, कोई भी अंक को आप कितनी बार ले सकते हैं, तब वो संख्या ज़्यादा हो जाएगी, और अगर अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं तो वो संख्या कम होगी। तो इस पे आधारित ही क्वेश्चन ज़्यादा मैथ्स, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला टॉपिक है फैक्टोरियल नोटेशन। अब देखिए फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, पहले इसको आप समझेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणित। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? क्रम गुणित। तो क्रम गुणित देखिए नाम से भी क्लियर है, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणित, यानी कि क्रम से की गई गुणा। ठीक है, अब क्रम से की गई गुणा क्या का मतलब है, जो धन पूर्णांक होते हैं, नेचुरल होते हैं, 1 2
3, 4, 5। इनकी क्रम से गुणा को हम क्रम गुणित या फैक्टोरियल नोटेशन कहते हैं। फैक्टोरियल को हम जैसे मान लीजिए 5 है तो 5 को फैक्टोरियल से या तो ऐसे या इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई से भी सिंबल का आप यूज कर सकते हैं, दोनों ही फैक्टोरियल के लिए यूज होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए 5 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब क्रम गुणित यानी कि क्रम से गुणा में लिखे हुए, कहाँ तक, 5 तक, यानी 5 फैक्टोरियल होगा 5, 4, 3, 2, 1, यानी प्राकृतिक संख्याओं का 5 तक गुणन। तो क्रम गुणित का मतलब क्या हुआ, अगर फैक्टोरियल 5 है तो प्राकृतिक संख्याओं का 5 तक गुणन, अब वो भी क्रम से 5, 4, 3, 2, 1, या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4 और 5, आप इनमें से कोई सा भी इसको लिख सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए आपको 7 फैक्टोरियल लिखना है और आपको बीच में इसको छोड़ भी सकते हैं, जैसे 7 है, 6 है, इसके बाद आएगा 5 और 4, और आपको आगे नहीं लिखना तो आप फैक्टोरियल में यहाँ पे रोक सकते हैं, फैक्टोरियल यहाँ पे 3, यहाँ आके इतना आप रोक भी सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एक फैक्टोरियल है, ये एक गामा का साइन होता है, ये गामा, इनमें क्या अंतर है ये भी आप जान लीजिए। जैसे मान लीजिए ये गामा 4 है तो गामा क्या होता है, कम करके खुलता है, यानी कि 3, 2, 1। देखिए प्राकृतिक ये जो है ये केवल नेचुरल नंबर को ही फॉलो करता है, लेकिन गामा फंक्शन में जो है कोई रेशनल नंबर भी हो सकता है। ठीक है, रेशनल नंबर हो सकता है या इंटीजर होगा, ठीक है, लेकिन नेगेटिव उसमें भी नहीं होगा। यहाँ पर जो है पॉजिटिव रेशनल नंबर हो सकता है या यहाँ पर धन पूर्णांक यानी नेचुरल नंबर हो सकता है। जैसे गामा 7/2 है तो एक कम करके खोलेंगे तो क्या आएगा 5/2, 3/2, 1/2, और फिर गामा लास्ट में ही और बचता है गामा हाफ। तो अगर हाफ बचता है तो इसकी जगह हम जो है पाई की √पाई लगा देते हैं। ठीक है, तो ये तो है गामा का नोटेशन। अब हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं मेनली फैक्टोरियल पढ़ रहे हैं, तो इसमें देखिए और बताते हैं कुछ। तो यहाँ पे देखिए कुछ मैंने नंबर्स फैक्टोरियल की वैल्यू लिखी है, ये आपको लर्न होनी चाहिए। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या है 6 है, और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी 24, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120। आप कम से कम 7 तक जो है इसको लर्न कर लीजिए, ये अगर आप इनको लर्न करते हैं तो आगे काम आगे। और फैक्टोरियल n है तो उसको हम एक कम करके इस तरह लिखेंगे n-1, n-2। स्टार्ट तो वहीं से होगा जहाँ फैक्टोरियल लगा हुआ, लेकिन जब लास्ट करेंगे वो 1 पे करेंगे, यानी लास्ट में यही लिखेंगे 4, 3, 2, 1, चाहे स्टार्ट कहीं से भी हो। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं नेक्स्ट। चलिए अब हम आपको बताते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ प्रिंसिपल। तो ये फंडामेंटल लॉ ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है इसके बारे में हम आपको पूरा बताते हैं। देखिए फंडामेंटल लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी में भी ये काम आएगा। तो मान लीजिए देखिए 2 जॉब हैं, एक तो है जॉब 1 और दूसरा है जॉब 2। ठीक है, ज़रा इसको ध्यान समझना, जॉब 1 और जॉब 2। जॉब 1 जो है करने के जो तरीके हैं, मान लीजिए वो m तरह से किया जा सकता है जॉब, और जो जॉब 2 है वो n डिफरेंट वेज तरीके से किया जा सकता है। ये m तरीके से किया जा सकता है और ये वाला जो जॉब है वो n तरीके से किया जा सकता है। तब ये टोटल जॉब जो है यानी कि कुल जो जॉब है उससे करने के जो तरीके होंगे वो m क्रॉस n होंगे। तो इसी को हम कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एक जॉब m1 है, दूसरा जॉब क्या है m2 है। जॉब फर्स्ट को करने के जो कुल तरीके हैं यानी कि पहला जॉब जो है वो m तरीके से कंप्लीट किया जा सकता है और जो दूसरा जॉब है वो n तरीके से, यानी n प्रकार से जो कंप्लीट किया जा सकता है। तो जो कंप्लीट जॉब होगा यानी कि जॉब 1 और जॉब 2, तो इसमें जो वर्ड आता है ये हमारे मुख से निकलता है और, ठीक है, ये और वर्ड निकलेगा ऑटोमेटिक। जॉब 1 और जॉब 2 कंप्लीट करने के जो तरीके होंगे वो m क्रॉस n होंगे। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। मान लीजिए दिल्ली से मुंबई के बीच में, दिल्ली से मुंबई के बीच में जो है 4 ट्रेनें चलती हैं। कितनी ट्रेनें? 4। कोई व्यक्ति दिल्ली से मुंबई जाना चाहता है, दिल्ली से मुंबई जाना चाहता है, तो वो जिस ट्रेन से गया था उससे वापस नहीं आना है। तो उसके जाने के जो प्रकार होंगे वो तो 4 हो जाएंगे, लेकिन वो जिस ट्रेन से गया था उससे वापस नहीं आता, तो आने के जो तरीके हैं वो 3 हो जाएंगे। यानी कि जा तो वो 4 प्रकार से सकता है और 3 प्रकार से सकता है। तो कुल जो तरीके हो जाएंगे 4 × 3 यानी कि 12। तो ये कहलाता है फंडामेंटल प्रिंसिपल
ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी गुणा का सिद्धांत, गुणा का मूलभूत सिद्धांत। इसे फंडामेंटल लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा का मूलभूत सिद्धांत भी कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलेंगे इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब इसी में और की जगह अगर हमारा वर्ड निकलता है क्या, या, क्या वर्ड निकलता है, या। ठीक है, अब या वर्ड जैसे एक जॉब एम, जॉब फर्स्ट जो वो एम तरीके से किया जा सकता है, जॉब टू जो वो एन तरीके से किया जा सकता है, तो इनमें से कोई एक जॉब कितने प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, तो एक प्रकार से करने का, दोनों में से कोई एक, जब भी या होगा तो इनको प्लस करेंगे, यानी कि एम प्लस एन तरीके से ये जॉब किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई क्लास है, ठीक है, और क्लास में मान लीजिए 8 जो हैं बॉयज़ हैं और जो है मान लीजिए 10 गर्ल्स हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या है, 8 बॉयज़ हैं 10 गर्ल्स हैं और इस क्लास का प्रेजेंटेशन देना है। ठीक है, क्लास से क्या कर देना, प्रेजेंटेशन देना है। तो कोई भी प्रेजेंटेशन दे सकता है, या तो 8 बॉयज़ में से कोई दे सकता है, 8 बॉयज़ में से कोई भी दे सकता है, या क्या होता है देखिए, तो परमुटेशन को हिंदी में बोलते हैं क्रमचय और कॉम्बिनेशन को हिंदी में बोलते हैं संचय। क्रमचय का मतलब होता है अरेंजमेंट और संचय का मतलब होता है सलेक्शन। देखिए इसका जो हिंदी वर्ड है क्रमचय, इसके नाम से भी बिल्कुल क्लियर है, यानी क्रमयुक्त चयन जो होता है, क्रमयुक्त चयन जो होता है वो क्रमचय कहलाता है। और क्रम का ध्यान न रखते हुए जो ग्रुप बनता है, समूह बनता है, उसे हम संचय कहते हैं। चलिए अब हम देखिए इसकी डेफिनेशन पे आपको चर्चा करते हैं। तो दी गई वस्तुओं में से कुछ अथवा सभी वस्तुओं का चयन करते समय अगर हम उसके क्रम पे ध्यान दें, ठीक है, तो दी गई वस्तुओं में से कुछ अथवा सभी वस्तुओं का चयन करते समय अगर हम उनके क्रम पे ध्यान दें तो बनने वाले समस्त क्रम कहलाएंगे क्रमचय, या बनने वाले समस्त अरेंजमेंट, समस्त अरेंज जो कहलाएंगे परमुटेशन, अदरवाइज वो कहलाएंगे कॉम्बिनेशन। अब देखिए दोबारा संचय का डेफिनेशन देखिए, दी गई वस्तुओं में से कुछ अथवा सभी वस्तुओं का चयन करते समय अगर हम उनके क्रम पे ध्यान ना दें तो बनने वाले समूह, क्या समूह या ग्रुप, समूह या ग्रुप को हम क्या कहते हैं संचय। तो दी गई वस्तुओं में से कुछ अथवा सभी वस्तुओं का चयन करते समय अगर हम उनके क्रम पे ध्यान ना दें तो बनने वाले समस्त ग्रुप यानी सिलेक्शन कमेटी को हम क्या कहते हैं, संचय कहते हैं। अब देखो इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास 3 पुस्तक हैं, कौन सी, एक फिजिक्स की है, एक केमिस्ट्री की है और एक मैथ की है। ठीक है, अब हमें इसमें से 2 पुस्तक का चयन करना, यानी कि 2 बुक्स का चयन करना। तो 2 बुक का जो चयन है हम इस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए अगर हम उसको क्रम में ध्यान रखें तो यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री या फिजिक्स मैथ, ऐसे कर सकते हैं। दूसरा केमिस्ट्री फिजिक्स या केमिस्ट्री मैथ। तीसरा हम कर सकते हैं मैथ फिजिक्स या मैथ केमिस्ट्री। ठीक है, यानी कि हमने देखिए यहाँ पर एक तो फिजिक्स केमिस्ट्री है और एक केमिस्ट्री फिजिक्स है, तो इनको क्रम में ध्यान दिया हमने, तो क्रम पे ध्यान रखते हुए इनका चयन किया, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स को हमने अलग अलग माना। इस तरह से फिजिक्स मैथ है और ये मैथ फिजिक्स है। देखिए ये भी फिजिक्स मैथ की 3 किताबें हैं, आप 3 किताबों में से आप 2 किताबें निकालने जा रहे हैं। तो वैसे नॉर्मली अगर हम क्रम पे ध्यान ना दें तो फिजिक्स मैथ बात एक ही है, लेकिन अगर हम उनके क्रम पे ध्यान दें तो फिजिक्स मैथ अलग हो जाएगा और मैथ फिजिक्स अलग हो जाएगा। इसी तरह से केमिस्ट्री मैथ और मैथ फिजिक्स ये अलग अलग हो गया। तो हम अगर क्रम पे ध्यान दे रहे हैं तो यहाँ पर जो तरीके हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, 6 तरीके हो रहे हैं। अगर हम क्रम पे ध्यान ना दें तो फिजिक्स केमिस्ट्री या केमिस्ट्री फिजिक्स यानी कि एक ही तरीका माना जाएगा, बस ये पीछे। ठीक है, अगर हम इनके ऐसी तरह फिजिक्स मैथ तो फिजिक्स मैथ बस ये माना जाएगा, यानी पी एम और एम पी उनको क्रम पे अगर हम ध्यान ना दें तो ये जो समूह बनेगा ये क्या बनेंगे, समूह बनेंगे। इस तरह से फिजिक्स मैथ और केमिस्ट्री, तो ये कितने समूह बने, समूह बने 3। तो 3 समूह बने या ग्रुप कह सकते हैं या कमेटी कह सकते हैं इनको, लेकिन जो क्रम बने वो कितने बने, 6। तो एक बात और बता दीजिए, जो संचय होता है वो हमेशा कम होता है और क्रमचय हमेशा ज़्यादा होता है। तो क्रमचय को अंग्रेजी में जो परमुटेशन बोलते हैं इसके फर्स्ट वर्ड से डिनोट करते हैं, और जितनी वस्तुएं होती हैं उनको लिखते हैं ऊपर और जितनी उसमें से चयन करते हैं उनको लिखते हैं नीचे, यानी उसे आर से लिखते हैं। और जो संचय होता है उसको हम सी से डिनोट करते हैं, जो कॉम्बिनेशन का फर्स्ट वर्ड है उससे डिनोट करते हैं। जो टोटल वस्तुएँ ऊपर और जो जितनी वस्तुओं का चयन करते हैं उनको हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है n फैक्टोरियल
अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। जबकि यहीं पे अगर हम संचय की बात करें तो संचय का जो फॉर्मूला है वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए इसी को अब हम इस फॉर्मूले से निकालें तो भी देखिए आंसर यही आएगा। कितनी किताबें हैं यहाँ पे? 3 किताबें हैं। ठीक है, उनमें से कितने का चयन कर रहे हैं हम? 2 का कर रहे हैं। तो अब ये फॉर्मूला अप्लाई करिए, देखिए ऊपर वाले का फैक्टोरियल और इनके अंतर का फैक्टोरियल। इस तरह याद करेंगे इसके ऊपर वाले का फैक्टोरियल और इनके अंतर का फैक्टोरियल। सॉल्व कर लेते हैं। 3 फैक्टोरियल अभी हमने बताया था 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे 1 फैक्टोरियल बचेगा, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू। देखिए आंसर कितना आ रहा है? 6। तो हम अगर जनरल तरीके से करते हैं वैसे ही बिना फॉर्मूले के तो भी आंसर 6 आ रहा और अब भी 6 आ रहा। इसी प्रकार से देखिए अगर हम इसको फॉर्मूले से सॉल्व करें तो इसको फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आर है, फॉर्मूले सोल्व करेंगे तो देखिए कितने? 3 है, और 3 में से कितने का ग्रुप बनाना, समूह बनाना? 2 का बनाना। तो फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए 3 फैक्टोरियल और नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल और इनके अंतर का फैक्टोरियल, यानी 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। इसे सोल्व करेंगे, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, अभी हमने बताया था। 2 फैक्टोरियल 2 हो गया और 3 माइनस 1 1 फैक्टोरियल 1 हो गया, 2 या 6 यानी कि 3 आ गया। देखिए फॉर्मूले से भी वही आ रहा है और बिना फॉर्मूले के भी वही आ रहा है। तो एक बार और बता दें तो दी गई वस्तुओं में से कुछ अथवा सभी वस्तुओं का चयन करते समय अगर हम क्रम पे ध्यान दें तो बनने वाले समस्त क्रम को हम क्या कहते हैं? क्रमचय कहते हैं। या उनके अरेंजमेंट पे ध्यान दें तो बनने वाले समस्त अरेंज जो कहलाते हैं परमुटेशन कहलाते हैं। और अगर हम उनके क्रम पे ध्यान ना दें तो बनने वाले समस्त समूह, ग्रुप या कमेटी या सिलेक्शन को हम संचय कहते हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल मैं और दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 20 प्लेयर हैं क्रिकेट के, ठीक है, और उनमें से हमें 11 की टीम बनानी है। तो 11 की जो टीम बनानी है तो वो क्या कहलाएगा? क्रमचय कहलाएगा या संचय? अब देखिए टीम बनानी है तो टीम का मतलब ये ग्रुप बनाना है, ये समूह बनाना। तो इसका मतलब देखिए 20 खिलाड़ी में से अगर हमें 11 की टीम बनानी है तो वो टीम बन गई, अरेंज नहीं हुए। अब इन 11 को अगर हमें खेलने के लिए भेजना है फील्ड में तो वो कितने प्रकार से भेज सकते हैं? तो वो जो कहलाएगा वो क्रमचय कहलाएगा। तो 11 को खेलने के लिए कितने तरीके से भेज सकते हैं? 11p11 यानी कि 11 फैक्टोरियल तरीके से हम भेज सकते हैं। और टीम का सिलेक्शन कितने प्रकार से कर सकते हैं 20 में से 11 की टीम का? तो 20c11। ठीक है, तो अगर हमें सिलेक्शन करना है, टीम बनानी है, ग्रुप बनाना है या समूह बनाना है तो वो संचय कहलाएगा। और उनको अरेंज करना है तो वो कहलाएगा क्रमचय। ठीक, तो चलिए अब हम विस्तार से अब आपको बताते हैं क्रमचय को। चलिए अब हम कुछ सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट और परमुटेशन पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए NPR का जो फॉर्मूला वो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फॉर्मूला। चाहो तो आप फॉर्मूले से कर सकते हो और बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला हम तब अप्लाई करना जब n वस्तु हो और उनमें से हम r का चयन करें और कोई भी वस्तु रिपीट ना हो। ज़रा ध्यान दें, कोई रिपीटेशन नॉट अलाउ। कब यूज करना है? जब रिपीटेशन क्या हो? नॉट अलाउ। अगर रिपीटेशन नॉट अलाउ हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाना। अगर रिपीटेशन अलाउ है तो n की पावर r। ठीक है, जैसे मान लीजिए 5 में से 2 वस्तुएं चुनी है हमने, तो 5 में से 2 वस्तुएं चुनेंगे तो 5p2। और 5 में से 2 वस्तुएं चुनी है लेकिन कोई भी वस्तु हम कितनी बार ले सकते हैं? ठीक है, तो हो जाएगा, तो चुनने वाली वस्तु ऊपर आएंगी यानी 5 की पावर 2 हो जाएगा। तो इन दोनों फॉर्मूलों में थोड़ा कन्फ्यूज मत होना। अब इसी को देखो, हम ज़्यादातर इन दोनों को कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक विधि होती है डब्बा विधि, उसका यूज करते हैं। डब्बा विधि, कार्टेशियन मेथड, डब्बा विधि। तो डब्बा विधि क्या होती है? देखो उससे आप सीखें, उससे आप शॉर्ट में आंसर निकाल सकते हैं और इन दोनों फॉर्मूलों में कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। दूसरी प्रॉपर्टी है देखिए NPN, यानी NPN सेम हो तो वो फैक्टोरियल होता है n। अगर आप यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए ऊपर n फैक्टोरियल, नीचे होगा n माइनस n फैक्टोरियल। n माइनस n फैक्टोरियल जो होता है 0, 0 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा तो ये आ जाएगा। इस तरह NP0, देखिए इसका फॉर्मूला लगाएंगे आप ऊपर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 फैक्टोरियल, तो ये कट के देखिए कितना आ गया? 1 आ जाएगा। इस तरह NP1 का इसकी जगह देखिए फॉर्मूला लगाएंगे आप n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। जब इसे एक बार खोल देंगे ऊपर वाले को और तो नीचे वाला ये कट जाएगा तो n के इक्वल हो जाएगा। तो आप चाहो तो इसको याद रख सकते हो, ना भी रखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इसी फॉर्मूले से आप इनको निकाल भी सकते हो। देखो n फैक्टोरियल और यहाँ पे सोल्व करेंगे तो n प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएगा तो कुल मिला के n फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब हम समझते हैं NPR की डब्बा विधि की बात कर रहे थे। ये डब्बा विधि क्या है? ये कंपटीशन के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बहुत आसानी से निकल जाते हैं और कोई फॉर्मूला हमें याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अभी हमने बताया था, यह एक थी हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। ठीक है, तो अब हमें 2 किताबें चयन कितने प्रकार से कर सकते हैं? तो जितने
2 किताबें चयन करनी तो उतने ही डिब्बे बना लीजिए, 1 और 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए पहली किताब आप कितने प्रकार से चयन कर सकते हैं। तो जब आप पहली किताब 2 किताबें बनानी, जब पहली किताब चयन करोगे तो 3 में से कोई सी भी ले सकते हो, यानी कि पहली किताब को चयन करने के तरीके कितने हो गए, 3 हो गए। और दूसरी किताब को चयन करने के, क्योंकि एक किताब पहले चयन कर चुके होंगे तो अब 2 बची, तो दूसरी किताब को चयन करने के तरीके कितने हो गए, 2। तो अभी हमने गणना का मूल सिद्धांत अभी आपको बताया था, लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इसमें क्या बताया था, उसके अनुसार क्या करना है, इनकी गुणा कर लीजिए, क्योंकि ये एम बेस तरीके से हो रहा है, ये एन बेस तरीके से, तो कुल बेस जो हो जाएंगे वो इनकी मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो जाएंगे, यानी कितना आ गया आंसर, 6 आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से अब मान लीजिए दूसरा इसी में कह दें कि कोई भी किताब आप कितनी बार ले सकते हो, तो कितनी बार ले सकते हैं, यानी कि कोई बाउंडेशन नहीं है, यानी कि आपको जो 2 किताबें चयन करनी है उस किताब को आप दोबारा भी ले सकते हो। तो 3 में से जो पहला जो भरा जा सकता है वो 3 तरीके से भरा जा सकता है। अब चूँकि जो किताब पहले ली है उसको आप दोबारा भी ले सकते हो, यानी कि रिपीटेशन अलाउ हो, तो दूसरा तरीका भी 3 ही हो गया। तो तरीके हो जाएंगे इनको 3 × 3, यानी कि 3 की पावर 2। देखिए ये जो इस फॉर्मूले के अनुसार आ रहा है और ये जो आ रहा है वो इस फॉर्मूले के अनुसार आ रहा है। तो आप डब्बा विधि से, इसे कार्टेन मेथड या डब्बा विधि बोलते हैं, इसकी सहायता से आप बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए और क्वेश्चन में एक दे दूं, जैसे नंबर है मेरे पास 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो रिपीटेशन अलाउ और रिपीटेशन नॉट अलाउ। अब हमसे कह रहे हैं कि 3 अंक की संख्या बनाइए, तो 3 अंक की संख्या के लिए हम इसमें जो है 3 डिब्बे बना देते हैं। कितने डिब्बे, 3 डिब्बे। ठीक है, अब कितने, अब ये कह रहा है रिपीटेशन नॉट अलाउ, यानी कि कोई भी नंबर जो है रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 3 अंक की संख्या बनाने के लिए पहले 5 जो हमारे पास चॉइस हैं वो है 4। चूँकि एक नंबर इसमें आ चुका होगा तो अब वो दोबारा रिपीटेशन नॉट अलाउ है, तो अब कितने बचे हमारे पास, 3 तरीके। और फिर जो तीसरा नंबर चुनने के तरीके बचे हमारे पास 2। तो कुल तरीके कितने हो गए, 4 × 3 × 2। तो ये वही है गणना का मूल सिद्धांत हमने लगाया, 4 × 12 = 24, यानी कि 24 तरीके हो गए। इसी क्वेश्चन में हमसे कह दे कि रिपीटेशन अलाउ, यानी कि एक नंबर को आप दोबारा भी ले सकते हो। रिपीटेशन अलाउ का मतलब ये है कि आप 3 अंक की संख्या ऐसे भी बना सकते हो, इसमें इस तरह की संख्या नहीं बना सकते, यानी कोई भी नंबर को आपको रिपीट नहीं करना। और रिपीटेशन अलाउ से मतलब ये है कि आप एक ही नंबर को 2 बार 3 बार भी ले सकते हो। तो जो पहला नंबर भरने के जो प्रकार हो गए वो कितने हो गए, 4। अब चूंकि रिपीटेशन अलाउ है, जो नंबर आपने यहाँ लिया है वो आगे भी ले सकते हो, तो उसका तरीके कितने हो गए, वो भी 4 हो गए और ये भी 4 हो गए। तो तरीके हो गए 4 की पावर 4 × 4 × 4, यानी 4 की पावर 3। तो 4 × 4 = 16, 4 × 64। तो ये तो तब है जब रिपीटेशन अलाउ है, और जब ये है तो ये वाला है रिपीटेशन नॉट अलाउ, यानी कि नंबर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये वाला, और नंबर रिपीट हो सकता है यानी अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है, तो ये वाला लगाना। तो ये आप बिना फॉर्मूले के डब्बा विधि से आप कर सकते हैं। साथ में यही नहीं, जो वर्ड वाले क्वेश्चन है, यानी कि जो वर्ड्स मतलब ट्रायंगल इस तरह शब्द जो दिए होते हैं वो वाले क्वेश्चन भी इस डब्बा विधि से आप कर सकते हैं। तो चलिए और क्वेश्चन करते हैं हम डब्बा विधि से। चलिए अब हम आपको परम्यूटेशन को और डिटेल से समझाते हैं। यहाँ पर देखिए 3 वर्ड लिखे हैं, बड़े ही फनी वर्ड हैं, आप इनकी हेल्प से थोड़ा सा इसको ध्यान में रख सकते हैं। पहला है डब्बा विधि और दूसरा है डोरी विधि, तीसरी खूटी विधि। ठीक है, तो डब्बा विधि का मतलब क्या होता है, जो अभी मैंने डिब्बे बना कर दिखाए। डोरी विधि का मतलब होता है जब कोई किसी के साथ रहे कि ये वाला जो वर्ड है वो इसी के साथ रहेगा तो हम उसको डोरी से बांध देते हैं। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं डोरी विधि। खूंटा विधि से मतलब फिक्स करना, जैसे कोई कह दे कि इसे पहले स्थान पे रखना, तो हम उसमें क्या खूंटा ठोक देंगे, यानी कि जैसे गांव की भाषा में बोलते हैं जो गाय या भैंस खूंटे से बंधी होती है तो एक जगह फिक्स करना, उसे बोलते हैं खूंटा विधि। ठीक है, तो चलिए अब हम देखो इसको हम विस्तार से आपको समझाते हैं जिससे आपको ब्लू क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 3 और 2 5 नंबर है। ठीक है, तो इसमें एक तो ये होता है कि आप इन 5 अंकों से 3 अंक की कितनी संख्या बनेंगी, तो 5 अंकों से 3 अंक की संख्या यानी कि 5p3। तो आप इसको सोल्व करेंगे, तो इसकी देखिए शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता दूं सोल्व करने की। तो आपको कैसे सोल्व करना है पहले पूरा डिटेल से बता रहा हूं मैं। ऊपर वाले का फैक्टोरियल अपॉन 5 - 3 फैक्टोरियल, तो आपको इतना लंबा नहीं करना है। तो कितना आया ये 5 फैक्टोरियल यानी 4 × 3 × 2 × 1। मैं ये पूरा खोल कर दिखा रहा हूँ और इसके बाद आज के बाद आप शॉर्ट में करेंगे इसको। ठीक है, यहाँ 2 बचा, 2 × 2। तो अब आपको शॉर्ट में कैसे करना है, देखिए आपको शॉर्ट में ये करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 6p
3 लिखा, तो जितना नंबर नीचे लिखा, ठीक है, उससे 3 लिखा तो 3 तक इसको एक कम करके खोल दीजिए, यानी 4 6 5 4, बस ये खोलना। जैसे यहाँ 3 लिखा तो 3 तक खोलो इसको, 5 4 3, यानी 3 बार खोलना ऊपर वाले नंबर को। तो 3 बार खोलेंगे तो 6 5 4, यानी 6 पंजे 30 और 30 60 120। इसी तरह से 5 ये कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20 या 60। तो और आपको देखिए जैसे हमारे लिखा हुआ यहाँ पे 8P3 लिखा हुआ, तो इसको कैसे खोलेंगे, शॉर्टकट में 3 बार खोल दीजिए ऊपर वाला, 8 7 और ये 6, बस इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 6 48, 7 से गुणा कर लेंगे, 60 8 56, 7 चौक 28 और 5 33, इस तरह से, ठीक है। और जैसे इसको पूरे तरीके से खोलना है तो शॉर्ट तरीका क्या है, जितना नंबर नीचे लिखा है इतने बार इसको खोलना, तो इसको आप शॉर्ट में ही करेंगे। तो शॉर्ट एक बार और देख लें इसको, अगर हम फॉर्मूले से खोलेंगे तो कैसे खुलेगा, 8 फैक्टोरियल और नीचे वाला हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। अब देखो कैसे आता है ये, इसको खोला 8 7 6 और 5 फैक्टोरियल, देखिए 5 फैक्टोरियल, ये नीचे वाला जो है हम काट लेते हैं, बस हम केवल यही डिजिट लिखेंगे, ठीक है, 8 7 6। तो ये तरह शॉर्ट तरीके से खोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने जो लिखी, ये लिखी थी सबसे पहले तो ये तो हो गया फॉर्मूले से, ठीक है, 5 में से 3 अंक की संख्या इतने बनाते हैं। अब बिना फॉर्मूले के देखो कैसे करते हैं, बिना फॉर्मूले करना तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको डिब्बा विधि। तो 3 अंक की संख्या बनाने के लिए आप 3 डिब्बे बना लीजिए यहाँ पे, तो दिस इज नोन एज कार्टेन मेथड। तो आपने 3 डिब्बे बना लिए, अब कितने अंक की बनानी है, 3 अंक की बनानी है। तो पहले कितने तरीके से भर सकते हैं हम इसको, 5 तरीके से भर सकते हैं पहला वाला डिब्बा। 1 अंक आ चुका होगा तो आप 4 तरीके से भर सकते हैं, फिर 2 अंक हमारे पास चले गए हैं तो तीसरा डिब्बा 3 तरीके से। तो 5 चौक 20, इनके आपस में मल्टीप्लाई किया, गणना के मूल सिद्धांत के अनुसार जो हमने आपको शुरू में बताया था उसके हिसाब से इनकी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। 5 चौक 20 या 60, देखिए 60 आंसर आ रहा है, यहाँ भी 60 ही आ रहा। तो ये कहलाती है डब्बा विधि, ठीक है। अब इसी में अगर 5 अंक की बनानी है तो 5 डिब्बे बना लीजिए। तो कितने डिब्बे बनाने हैं, 5 डिब्बे। लो जी 5 डिब्बे हमने बना दिए। तो पहला अंक कितने तरीके से भरा जा सकता है, पहला अंक भरा जा सकता है 5 तरीके से, दूसरा फिर 4 तरीके से क्योंकि 1 अंक यहाँ आ चुका होगा, फिर ये 3 तरीके से भरा जा सकता है, और फिर ये 2 तरीके से, और यहाँ पे 1 तरीके से। क्योंकि पहला अंक 5 तरीके से, क्योंकि 5 चॉइस है हमारे पास, कोई सा भी नंबर ले सकते हैं इसमें। क्योंकि अंक रिपीट, देखिए यहाँ 2 बात होती है, अंक रिपीट होता है और अंक रिपीट नहीं होता, यानी रिपीटेशन अलाउ और रिपीटेशन नॉट अलाउ। तो ये क्या है, नॉट अलाउ, रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है। तो रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो इस तरह से करना, और रिपीटेशन अलाउ है तो फॉर्मूला ये वाला है, और रिपीटेशन नॉट अलाउ है तो फॉर्मूला है NPR वाला। और आपको बिना फॉर्मूले का करना है तो अगर रिपीट नॉट अलाउ है रिपीटेशन तो इस तरह से करना है, और अलाउड है रिपीटेशन, क्या है, अलाउड है। तो अलाउड है तो क्या करेंगे, देखिए पहला जो डिब्बा है वो 5 तरीके से भरा जा सकता है, और जो चूँकि रिपीटेशन अलाउ जो आपने पहला नंबर लिखा वो लास्ट में भी ले सकते हैं, ये भी 5 तरीके से, ये भी 5 तरीके से, ये भी 5 तरीके से, और ये भी 5 तरीके से, ठीक है। तो कुल तरीके हो गए 5 की पावर 5 हो जाएंगे, यानी 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। तो ये तो हो गई डिब्बा विधि। अब हम बात कर रहे थे एक इसमें, देखिए खूंटा विधि क्या होती है। खूंटा विधि यानी फिक्स करने को हम बोलते हैं खूंटा विधि। जैसे हम कहें कि 5 से विभाज्य संख्या बताइए, तो 5 से विभाज्य संख्या यानी कि 5 अंकों की संख्या बनानी है, वो इतनी संख्याएं बनानी है जो 5 से कट जाएं। तो हम जानते हैं जो 5 से विभाज्य संख्याएं होती हैं, पहले मैं थोड़ा यहाँ जगह कर लेता हूँ। अब देखिए इसी में एक क्वेश्चन और बनता है कि 5 से विभाज्य संख्या बताइए, यानी कि वो संख्या बतानी जो 5 से कट जाएं, यानी 5 से विभाज्य संख्या, 5 से विभाज्य। तो 5 से विभाज्य संख्या निकालनी, और कितने अंक की निकालनी, मान लीजिए 5 अंक की संख्या 5 निकालनी है जो 5 से विभाज्य हो। तो इसमें कहा है कि 5 से विभाज्य ऐसी कितनी संख्याएं बन सकती हैं, तो वही 5 अंक की संख्या बनानी है तो 5 डिब्बे बना दो पहले तो, ठीक है। ये 5 डिब्बे बन गए। अब हमें क्या करना है, 5 से विभाज्य वाली संख्या निकालनी। तो हम जानते हैं 5 से विभाज्य संख्या वो होती है जिसके लास्ट में 5 हो या 0 हो। तो चूँकि 0 तो इसमें है नहीं तो 5 आएगा लास्ट में, तो इसे हम क्या करेंगे, इस पर खूंटा ठोक देंगे, यानी कि इसको फिक्स कर देंगे। तो ये कहलाती है खूंटा विधि या फिक्स करना, यानी 5 पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पर खूंटा ठोक देंगे, ठीक है। खूंटा हमने ठोक दिया यानी इसको फिक्स कर दिया, ठीक। अब उसके बाद अब हमें 4 डिब्बे बनने हैं। अब इसमें भी 2 केस हो सकते हैं, रिपीटेशन अलाउ और रिपीटेशन नॉट अलाउ। अगर रिपीटेशन नॉट अलाउ है तो पहला कितने तरीके से भर सकता है,
क्योंकि 4 तरीके से, क्योंकि 5 में एक अंक तो यहाँ फिक्स हो गया। फिर दूसरा कितने तरीके से भरेगा, 3 तरीके से, फिर 2 तरीके से और ये 1 तरीके से। तो कुल कितने तरीके हो जाएंगे, 4 3 2 1, 4 तिया 12 दूनी 24। ठीक है, इसी को आप फॉर्मूले से भी कर सकते थे, क्योंकि 5 से विभाज्य संख्या निकालनी है तो 5 तो सब में आना ही आना। तो लास्ट में 5 को क्या कर दिया हमने, फिक्स कर दिया, इस पर खूंटा ठोक दिया। तो अब बचे 4, 4 में से कितने अंक चुनने, 4 में से 4 ही चुनने। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। और 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 4 × 3 × 2 × 1, यानी 4 तिया 12 दूनी 24। ठीक है, तो ये कहलाती है आपको खूंटा विधि। ठीक है, किसी भी नंबर को फिक्स करना। ऐसे ही इसमें एक क्वेश्चन और भी बन सकता है, जैसे मान लीजिए कहें कि सम संख्या बताइए, तो सम संख्या में क्या होगा भाई, अब बताइए 5 अंकों की कितनी सम संख्याएँ बन सकती हैं। क्या कहे हमसे कि 5 अंकों की कितनी सम संख्याएँ बन सकती हैं। तो भाई पहले 5 अंक हमारे पास, तो 5 ही डिब्बे बना दीजिए। और सम संख्या के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए, 2, ये यहाँ से हटा दो, सम संख्या के लास्ट में होना चाहिए 2 4 6। तो यहाँ पे क्या केवल 6 है, तो हमने क्या करा, 6 को पहले फिक्स कर दिया, यानी इस पर जो है खूंटा ठोक दिया। ठीक है, अब कितने 4 अंक भरने हैं, तो 4 कैसे कैसे भरे जा सकते हैं। तो पहला नंबर 4 तरीके से भरा जा सकता है, दूसरा भरा जा सकता है 3 तरीके से, फिर 2 तरीके से, फिर 1 तरीके से। इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गणना का मूल सिद्धांत कहलाता है फंडामेंटल लॉ ऑफ प्रिंसिपल। क्या कहलाता है, गणना का मूल सिद्धांत, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ 4 तिया 12 दूनी 24। ठीक है, ये इस तरह से आ जाएगा। अब दूसरा देखिए, एक लिखा है डोरी विधि। डोरी विधि जो यूज करते हैं हम ज़्यादातर वर्ड्स वाले क्वेश्चन में करते हैं। तो आप यहाँ से जैसे ये वर्ड आपको दिखाई दे रहा है ट्रायंगल, तो अब ये कहे कि ट्रायंगल वर्ड से, ठीक है, कुल कितने वर्ड्स बन सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ट्रायंगल में कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड हैं। कितने हैं, 8। तो यहाँ पर देखिए कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। देखिए रिपीट होता तो उसका मेथड अलग है, TRIANGLE सब अलग अलग है। ठीक है, तो कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। तो अब हमें बताना ट्रायंगल वर्ड से कितने वर्ड बन सकते हैं। देखिए इसको भी हम जो है इस तरह से डब्बा मेथड से कर सकते हैं। डिब्बे आप अपने हिसाब से बना सकते हो, एक साथ जोड़ के ही बना सकते हो, अलग अलग भी बना सकते हो। थोड़ा जैसे 1 2 3 4 5 हो गए, कितने 8 बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एक और बना लीजिए, चलो इसको 2 कर देते हैं, ये हो गया। अब क्या करना, ट्रायंगल वर्ड से कितने वर्ड बन सकते हैं, तो वर्ड वही होगा। तो पहले कितने तरीके से भरा जा सकता है, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 8 फैक्टोरियल अभी हमने बताया था, इसको लिख सकते हैं 8 × 7 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल ये हो जाता है 5040। 5040 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब इसी में देखिए क्या कंडीशन बन सकती है। इसमें ये कह सकता है कि ट्रायंगल वर्ड से कितने वर्ड्स बन सकते हैं कि लास्ट में ई रहे। अब लास्ट में जब ई रहा तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें खूंटा ठोकना पड़ेगा। और जब ये खूंटा ठोकेंगे तो बाद कितने वर्ड रह गए, 1। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ तो ई वर्ड हो गया, तो एक तो हमें यहाँ पे क्या कर दिया, लास्ट में ई रहे, तो यानी कि इसको हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, यहाँ पे खूंटा ठोक दिया। तो अब बचे कितने, 7। तो पहला वाला कितने तरीके से भरा जा सकता है, 7 तरीके से, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यह आ जाएगा 5040। मैंने तभी बताया था आपको 7 फैक्टोरियल तक आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब डोरी विधि क्या है। डोरी विधि में ये है कि हमसे कहे कि भाई ट्रायंगल वर्ड से कितने वर्ड बन सकते हैं जबकि टी और ई हमेशा साथ साथ रहें। क्या रहें, टी और ई हमेशा साथ साथ रहें। तो ट्रायंगल वर्ड से कितने वर्ड बन सकते हैं जबकि टी और ई हमेशा साथ साथ रहें। तो इसके लिए पहले मैं एक आपको फॉर्मूला बता दें। जब इस तरह के क्वेश्चन हमें करने हो तो ये जो होता है, जितने भी वर्ड्स हैं वो ऊपर लिखेंगे, यानी कि एन फैक्टोरियल, और जो रिपीट हो रहे होते हैं उनको नीचे लिखेंगे, पी फैक्टोरियल इंटू क्यू फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला तब लगाते हैं जब वर्ड से पर संबंधित क्वेश्चन हमें करना होता है। तो एन तो होता है टोटल फैक्टोरियल, यानी टोटल जितने भी वर्ड्स हैं उसके अंदर, और जो रिपीटेशन होते हैं वो नीचे। तो ये फॉर्मूला आप फॉर्मूले के रूप में इसको लर्न कर ले। तो इसी पर आधारित चलिए कुछ क्वेश्चन कराते हैं। चलिए अब हम आपको बता देते हैं डोरी विधि से मतलब क्या होता है। जैसे हमसे कहे ट्रायंगल वर्ड से कुल कितने वर्ड बन सकते हैं जबकि टी और ई हमेशा साथ साथ रहें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टी और ई को डोरी से बांध देंगे। क्या करा हमने, इनको डोरी से बांध दिया। बाकी जो वर्ड बचे वो कितने बचे, RIANGL बचे। ये कहीं भी रख सकते हैं। तो कुल मिला कितने वर्ड हो गए अब, 1 2 3 4
5 6 7। पहले कितने वर्ड थे? 8 थे, अब रह गए 7। यानी कि जितने वर्ड हैं ऊपर फैक्टोरियल। अब रिपीट कुछ हो नहीं रहा, लेकिन जो डोरी में बंधे बंधे हैं अंदर टी और ई, ये आपस में स्थान चेंज कर सकते हैं, यानी कि ये इधर हो सकता है, ये वाला इधर। तो इनटू में 2 फैक्टोरियल और आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। कब? जब ट्रायंगल वर्ड से कितने वर्ड बन सकते हैं? जबकि टी और ई हमेशा साथ साथ रहते हैं। जब भी कोई वर्ड साथ साथ रहने वाला निकालना हो तो उनको हम डोरी से बांध देते हैं, तो इस विधि को कहते हैं डोरी विधि। ठीक है, और उसे हम एक मान लेते हैं। तो एक ये हो गया और 6 ये 7 तरीके हो गए, लेकिन ये आपस में स्थान चेंज कर सकते हैं, इसलिए 2 फैक्टर हो गया। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हम कम बता रहे हैं, उसके बाद जो प्रैक्टिस सेट होगा वहाँ हर टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कराएंगे, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो इसी में अब है एक सर्कुलर परमुटेशन। देखो सर्कुलर परमुटेशन क्या होता है? सर्कुलर परमुटेशन तो देखिए सर्कुलर परमुटेशन क्या, जरा ध्यान समझें। देखिए जब n वस्तुएं हों और उनमें से हमें जो है r वस्तुओं को, यानी n वस्तुएं हैं, n वस्तुओं को किसी गोल मेज के चारों ओर बैठाना हो। ठीक है, कितनी? n वस्तुएं, यानी n व्यक्ति हैं, उनको गोल मेज के चारों ओर बैठाना है। ठीक, लेकिन जब बैठाएंगे तो हमें इस बात का पता हो कि लेफ्ट किधर है और राइट हैंड साइड किधर है। अगर इस बात का हमें ज्ञान है, अब हाथ है उसमें कि लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड ये है, तो उसका जो परमुटेशन होता है वो होता है n-1 फैक्टोरियल। ये इसलिए होता है क्योंकि गोल मेज के चारों बैठाने के लिए किसी एक को हमें जो है फिक्स करना पड़ेगा, यानी कि उस पर खूंटा ठोकना पड़ेगा, तब उस पर हम जो है उन्हें बैठा पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए होता है n-1 फैक्टोरियल। जैसे 5 व्यक्तियों को हम गोल मेज के चारों ओर कितने प्रकार से बैठा सकते हैं? तो 5-1 यानी कि 4 फैक्टोरियल। ठीक, इसी में अगर हमें लेफ्ट राइट का भेद नहीं है, यानी कि इस बात का आभास नहीं है कि ये लेफ्ट है या इसका या राइट है, तो उसका जो क्रमचय होता है वो होता है n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। ठीक है, जैसे हमें फूलों की माला, यानी ये कहा कि भाई 10 फूल हैं, 10 फूलों की माला से कितने, 10 फूलों से कितनी मालाएं बन सकती हैं? तो जब हम माला बनाते हैं तो फूल हम लेफ्ट हैंड साइड से गूंथ रहे हैं या राइट हैंड साइड से गूंथ रहे हैं, तो इसका आभास नहीं होता है, तो इसका क्रमचय हो जाएगा, परमुटेशन हो जाएगा 10-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। इसी तरह मान लीजिए मोतियों की माला बनानी है, यानी कि हमारे पास 6 मोती हैं, उनसे हमें माला बनानी है। तो जब हम मोती की माला बनाएंगे तो उसमें वामावर्त और दक्षिणावर्त, यानी कि लेफ्ट हैंड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का हमें अंतर नहीं होगा। तो तब उसकी स्थिति में इसका जो क्रमचय होगा वो 6-1 फैक्टोरियल अपॉन 2, यानी 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि 2 ग्रुप बन जाते हैं, इसलिए इन्हें 2 से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, और जब लेफ्ट राइट का भेद हो तो उसमें n-1 फैक्टोरियल होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम समझते हैं विस्तार से कॉम्बिनेशन को। चलिए अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, कॉम्बिनेशन और संचय। जैसा कि मैंने डेफिनेशन स्टार्टिंग में आपको बताई थी, दी गई वस्तुओं में से कुछ अथवा सभी वस्तुओं का चयन करते समय अगर हम क्रम पे ध्यान दें तो बनने वाले समस्त क्रम क्रमचय, और हम क्रम पे ध्यान ना दें तो बनने वाले समूह, ग्रुप या सलेक्शन को हम जो है संचय कहते हैं। तो दी गई वस्तु, जैसे हमने अभी बताया था, मान लिए 3 वस्तुएं हमारे पास A, B, C। अब हमें दी गई वस्तुओं में से 2 वस्तुएं चुननी है, तो 2 वस्तुएं हम क्या ले सकते हैं? एक ए बी ले सकते हैं और एक बी सी ले सकते हैं और एक सी ए। यानी हमें इनके क्रम पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो कितने समूह बनने हैं? 3। इन्हें समूह कह सकते हैं, ग्रुप कह सकते हैं, टीम कह सकते हैं। ठीक है, तो दी गई वस्तुओं में से कुछ अथवा सभी वस्तुओं का चयन करते समय अगर हम उनके क्रम पे ध्यान ना दें तो बनने वाले समूह को, ग्रुप को, टीम को हम क्या कहते हैं? संचय या कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसको सी पहले वर्ड से नोट करते हैं। एन जितनी वस्तुएं होती हैं ऊपर, और जितने का दो का बनाना है तो वो आर वस्तुएं होती हैं नीचे, यानी जितनी वस्तुओं का हमें समूह, ग्रुप बनाना है वो लिखते हैं नीचे। तो फॉर्मूला होता है NCR। तो NCR फॉर्मूला हमने वहाँ भी बताया था, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, उनको पहले समझेंगे। जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन को देख लें, 3 वस्तुएं हैं और हमें 2 वस्तुओं के समूह बनाने हैं, तो कैसे बना सकते हैं? 3 फैक्टोरियल और नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल और इनके अंतर का फैक्टोरियल, 3-2 फैक्टोरियल। तो सोल्व करा हमने, कितना आया? 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। ऊपर वाले को खोला हमने, 3 इंटू 2 इंटू 1 और 2 इंटू 1, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? 3 आ गया। देखिए ये इतना लंबा हमें सोल्व नहीं करना, कंपटीशन में हमें बिल्कुल शॉर्ट करना है। जैसे इसी को हमें शॉर्ट में, जैसे मान लीजिए 5
C2 खोलना, तो नीचे जो नंबर लिखा हो उतने तक खोलेंगे। जैसे हमने पी भी बताया था अभी, इसे खोलेंगे, दो लिखा तो 2 तक खोलेंगे, एक कम करके खोलते हैं घटते क्रम में, और जो नीचे वाला नंबर है उसे 1 तक। यहीं पे अगर पी होता तो कैसे खोलते, 5P2 को कैसे खोलते, 5 और 4, बस नीचे वाला नंबर नहीं लिखते हैं इसमें, ठीक है। परमुटेशन में नीचे वाला नंबर नहीं लिखेंगे, और संचय में जो है नीचे वाला नंबर का भी 1 नंबर तक खोलते हैं। जैसे और मैं एग्जांपल दे दूं, जैसे मान लीजिए 6C3 है, तो इसे ऐसे सॉल्व करना, 6 5 4, यानी जितना नंबर नीचे लिखा है इतना खोलना, 3 स्थान तक खोलना है, और जो नीचे वाला नंबर है उसको 1 तक खोलना, ठीक है। 3 दूनी 6, 5 चौक 20 इसका आंसर आ गया। और यहाँ पे अगर पी होता तो कैसे करते हैं, 6P3, तो 3 स्थान तक खोलना, 1 कम करके खोलना, लेकिन नीचे वाले को नहीं लिखना पी में, ठीक है। तो 4 पंजे 20, 20 6 दूनी 12, 120, ये इसका आंसर आ गया। तो ये आपको शॉर्ट ट्रिक यूज करनी है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी होती हैं जो आपको ध्यान रखनी है। नंबर 1 देखिए, पहली प्रॉपर्टी है, ये NCN की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, NCN, या NC0 हो वो भी क्या होता है, 1 होता है। आप इसको फॉर्मूले से खोल कर दे सकते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n माइनस n, तो कट के 1 हो जाएगा। NC0 को सॉल्व करेंगे तो भी ये आएगा। तो NC0 NCN क्या होता है, 1 होता है, और NC1 इज इक्वल टू होता है n, यानी कि एक बार खोलेंगे इसको, n ऊपर है यहाँ पर ये, तो ये है देखिए, NCN की वैल्यू 1 हो गई, NC0 की वैल्यू भी 1 है, और NC1 की वैल्यू कितनी है, n है, ठीक है। और कोई प्रॉपर्टी और है जिसे हम बोलते हैं पास्कल लॉ। क्या बोलते हैं, पास्कल लॉ, NCR प्लस के NCR माइनस 1 बराबर होता है n+1 CR, तो इसे पास्कल नियम बोलते हैं। ये भी बहुत क्वेश्चन करते समय यूज होगा। दोबारा फिर समझे, NCR प्लस के NCR माइनस 1, इसमें 1 का अंतर होता है, ऊपर सेम टू सेम होता है, तो जो ऊपर में तो 1 प्लस कर देंगे, और नीचे जो बड़ी संख्या वो लिखेंगे, NCR प्लस के NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n+1 CR, इसे हम पास्कल लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। और जो देखिए तीसरी जो प्रॉपर्टी है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जब हम कर रहे होंगे उसका यूज करेंगे, NCX इज इक्वल टू हो NCY, ठीक है। तो यहाँ से 2 रिजल्ट बनते हैं, एक तो ये बनता है, अगर n ऐसा है तो x बराबर y भी कर सकते हैं, यानी कि हम इनके वेज की जो है तुलना कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू वाई, या ये भी हो सकता है n इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो इससे पहले हम एक और बता दें, फोर्थ प्रॉपर्टी, कि NCR जो होता है बराबर होता है NCR माइनस n माइनस R, ये प्रॉपर्टी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। NCR बराबर n, मैं दोबारा लिख देता हूँ, NCN माइनस R। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है 5C4 लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5C, नीचे इसमें से माइनस करके यहाँ लिख देते हैं 5C, ठीक है। ऐसे मान लीजिए देखिए 10C8 लिखा है, तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार हम इसको लिख सकते हैं 10C2, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करके लिख देंगे, तो NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके ही आया है n इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं NCN माइनस वाई। अब बेस की तुलना कर देंगे, तो जब हम बेस की तुलना करेंगे तो x इज इक्वल टू n माइनस वाई, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू n दिया जाएगा, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉपर्टी है, पहला देखिए NCN है तो 1 होगा, या NC0 की वैल्यू भी 1 होगी, NC1 n, ये पास्कल लॉ है, NCR प्लस के NCR माइनस 1 बराबर n+1 CR, NCX इज इक्वल टू NCY इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू वाई, या n इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और NCR बराबर होता है NCN माइनस R, ठीक है। तो इसे क्वेश्चनों में हम यूज करेंगे। देखिए इसमें जो सम इम्पोर्टेंट्स रूल हैं, जो क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं वो आपको बता दूँ। नंबर 1, जैसे मान लीजिए एक ऐसा होता है, जैसे अभी जैसा कि हमने बताया था, दी गई वस्तुओं में से कुछ अथवा सभी वस्तुओं का चयन करते समय अगर हम उनके क्रम पे ध्यान ना दें तो बनने वाले जो समूह होते हैं, ग्रुप होते हैं, उनको हम जो है संचय कहते हैं, यानी कि सलेक्शन को, ग्रुप को क्या क्या कहते हैं, हम संचय कहते हैं, कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए 20 खिलाड़ी हैं और उसमें से हमें 11 की टीम बनानी है, तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन हो गया वो किसका हो गया, संचय का हो गया, कॉम्बिनेशन। तो कैसे करेंगे, 20C11, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक। दूसरी टाइप का जो क्वेश्चन हुआ
इसमें हुआ कमेटी वाला, ग्रुप कमेटी वाला। जैसे मान लीजिए एक क्लास है जिसमें जो है 8 बॉयज़ हैं और जो है 5 गर्ल्स हैं, ठीक है। कितने हैं? 8 बॉयज़ हैं, 5 गर्ल्स हैं। तो एक हमें कमेटी बनानी है। कैसी कमेटी बनानी? 4 की कमेटी बनानी है। 4 सदस्य इसमें रखने हैं और कम से कम ये 2 गर्ल्स ज़रूर लेनी है। तो एटलीस्ट कितनी लेनी है? 2 गर्ल्स, ठीक है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो भी संचय से करना। तो 8 बॉयज हैं, 5 गर्ल्स हैं, हमें एक कमेटी बनानी है, एक ग्रुप बनाना है या जलपान समिति बनानी है जिसमें से 4 लोगों का सिलेक्शन करना है। 4 लोगों की कमेटी बनानी है जिसमें 2 गर्ल्स लेनी है। तो कैसे कैसे ले सकते हैं? देखिए 2 गर्ल्स लेनी है तो 5 में से आप 2 गर्ल्स ले सकते हो या 5 में से आप 1 गर्ल्स ले सकते हो, ठीक है। तो अब 5 में से जब 2 गर्ल्स लेंगे तो कमेटी बनाने के लिए बॉयज़ कितने लेने पड़ेंगे हमें? 8 में से कितने बॉयज़ लेने पड़ेंगे? 8 में से 2, ठीक है। अब 5 में से जब 1 गर्ल्स लेंगे तो बॉयज़ कितने लेने पड़ेंगे? 8 में से हमें 3 बॉयज़ लेने पड़ेंगे। तो बार फिर ध्यान दें, हमें 4 की कमेटी बनानी है। तो कैसे कैसे बना सकते हैं? अब कम से कम 2 गर्ल्स लेनी ज़रूरी है। तो पहले हमने 5 में से 2 गर्ल्स ले ली, तो बाकी 8 में से 2 लड़के ले लिए। 5 में से अगर 1 गर्ल्स लेते हैं, ठीक है, तो 8 में से 3 लड़के लेने पड़ेंगे। और बीच में देखिए यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है वो या वर्ड आ रहा है। तो जैसे हमने अभी शुरू में बताया था गणना का मूल सिद्धांत से कि एक क्रिया एक प्रकार से हो रही है, दूसरी क्रिया दूसरे प्रकार से हो रही है, तो या वर्ड आता है तो वहाँ पर प्लस लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या बना रहे हैं हम? कमेटी बना रहे हैं। तो 5 गर्ल्स हैं, 5 में से 2 लेंगे तो बॉयज़ लेने पड़ेंगे 8 में से 2। 5 में से 1 गर्ल्स लेंगे तो बॉयज़ लेने पड़ेंगे 8 में से 3, क्योंकि हमें जो कमेटी बनानी है वो 4 की बनानी है और कम से कम 2 लड़कियां लेनी है। यानी कि आप देखिए यहाँ पे ये कह रहे हैं कम से कम 2 लड़कियां लेनी है, तो ये बात सही है। लेकिन ये भी तो कैसा, ये कहा एट लिस्ट, क्या कहा? एट लिस्ट। तो एट लिस्ट 2 गर्ल्स लेनी है, तो 2 तो ये हो गई। अब ऐसे भी हो सकता है 3, कम से कम 2 कह रहे हैं, तो हो सकता है कि 5 में से 3 गर्ल्स ले लें। तो 5 में 3 लेंगे तो बॉयज़ कितने लेने पड़ेंगे? 8C1। ऐसा भी हो सकता है 5 में से 4 गर्ल्स ले लें, बॉयज़ लेंगे। तो 4 की जो कमेटी वो इतने प्रकार से बन सकती है, 1 2 3 4। अब यहाँ पर देखिए 5 में से 4 गर्ल्स लें तो बॉयज़ कुछ नहीं लेंगे, या वर्ड आ रहा तो प्लस का निशान लगाएंगे। 5 में से 3 गर्ल्स लेंगे तो बॉयज़ हमें 1 लेना पड़ेगा जिससे 4 की कमेटी बन जाए। या के लिए फिर प्लस लगाया। 5 में से 2 गर्ल्स ली तो इसमें से 5 में से 3 गर्ल्स ली तो या गया। अब 5 में से 2 गर्ल्स ली तो या गया, ठीक है। 5 में 3 वाला गर्ल्स तो हमने ये वाला कर दिया था। हाँ, 5 में से 4 गर्ल्स ले सकते हैं, 5 में से 3 गर्ल्स या 5 में से 2 गर्ल्स, ये वाला केस तो हमने लिख दिया था। इसे दोबारा रिपीट हो गया, इसे हटा दें। दोबारा फिर ध्यान दें, देखिए 5 में से 4 गर्ल्स ली तो बॉयज़ कुछ नहीं लिया। 5 में से 3 गर्ल्स ली तो बॉयज़ लिया 1। 5 में से 2 गर्ल्स ली तो बॉयज़ लिए 2। तो यानी कुल मिला कितनी कंडीशन हो गई हमारी? ये हो गई, ये देखिए ये इतनी कंडीशन हो गई, 1 2 3। दोबारा फिर ध्यान दें, 5 में से 4 गर्ल्स ले सकते हैं, 5 में से 3 ले सकते हैं, 5 में से 2 ले सकते हैं। बाकी जो लेने हैं वो हमें लड़की, क्योंकि कम से कम 2 लड़की लेनी, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन जो आते हैं वो सब कैसे आते हैं? कम्बिनेशन में आते हैं। तीसरे टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें आते हैं इस टाइप के। देखिए एक समतल में 3 पॉइंट हैं, 3 या 4 या 5 कुछ भी हो सकते हैं, तो उनसे कितनी लाइनें ड्रा कर सकते हैं? तो लाइन ड्रा करने के लिए देखिए इन्हें ऐसे मिलाना पड़ेगा, यानी लाइन ड्रा करने के लिए हमें इनको मिलाना पड़ेगा, यानी ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला है NC2। जैसे 5 पॉइंट हैं और 5 पॉइंट में से आप किन्हीं 2 बिंदु को मिला के कितनी लाइन खींच सकते हो? तो क्या होगा फॉर्मूला? 5C2, यानी इसे खोलेंगे 5 × 4 2 × 1 5 चौक 20, यानी कि 10 लाइन हम खींच सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन एक इस तरह भी आ सकता है, देखिए मान लीजिए 6 बिंदु हैं और 6 में से जो 3 बिंदु वो एक ही लाइन में, तो कितनी लाइन ड्रा कर सकते हो? ठीक है, 6 बिंदु हैं जिसमें देखिए एक ऐसा हो सकता है, और जिसमें से जो 3 बिंदु हैं वो क्या एक ही लाइन में है, यानी कि 1 2 3 ऐसे। तो अब ये बताना है कि इनसे होकर कितनी लाइनें खींची जा सकती हैं। तो आपको बता दें, देखिए यहाँ से कुल कितनी है? 6 लाइन पॉइंट है, तो 6 में से अगर 2 को मिला दोगे तो लाइन बन जाएगी, लेकिन अगर इन 2 को आपस में मिलाओगे तो लाइन नहीं बनेगी, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? माइनस कितनी लाइनें ऐसी? 3C2, यानी 3 में से कोई नहीं 2 को मिलाओगे तो लाइन नहीं बनेगी, लेकिन इन तीनों को आपस में मिला के एक लाइन तो बन जाएगी।
तो यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। तो जो लाइन वाले क्वेश्चन है वो इस तरह से करेंगे, ठीक है। अब इसी में दूसरा एक ये भी कह सकता है कितने ट्राइंगल बनेंगे, तो ट्राइंगल के लिए 3 बिंदु मिलाने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा NC3। तो लाइनों के लिए फॉर्मूला क्या हुआ NC2, या दूसरा हो जाएगा अगर कुछ पॉइंट एक ही लाइन में है तो NC2, मान लीजिए जितने भी पॉइंट एक ही लाइन में हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो वो ऐसे ही हो सकता है NCR+1, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है NC2, या जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ हो सकती है। यहाँ पे NC2 का मतलब n पॉइंट में से 2 हो गए। अब कुछ पॉइंट हो सकते हैं 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, तो यहाँ पे n की जगह हम m भी कर सकते हैं, MCR+1 इसलिए क्योंकि वहाँ पे एक लाइन तो ड्रा होगी। हाँ, तो यहाँ पर देखिए क्या लगाएंगे हम, यहाँ पे 2 लगाएंगे, है ना। तो कैसे क्या फॉर्मूला बना, जैसे मान लीजिए 6 पॉइंट है और 6 पॉइंट में से 3 पॉइंट एक ही लाइन में है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा 6C2, और 3 पॉइंट एक लाइन में 3C2+1 क्यों लगाया, क्योंकि एक लाइन तो इसमें बनेगी। तो इसके लिए हम फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, ये बना सकते हैं NC2, और यहाँ पे कुछ m लाइनें हो सकती हैं MC2+1, ये फॉर्मूले के रूप में भी इसको याद कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरा ही इसी में एक क्वेश्चन बनता है डायगोनल, चौथा वाला क्या बनता है डायगोनल, कितने डायगोनल बना सकते हैं। तो डायगोनल से मतलब होता है जैसे ये ट्रायंगल है तो इनसे कितने ट्रायंगल में तो कोई डायगोनल होगा नहीं, ठीक है। अब चतुर्भुज है तो चतुर्भुज से कितने डायगोनल बन सकते हैं, तो जैसे हमें दिख रहा है कि इसमें केवल 2 ही डायगोनल बन सकते हैं। इस तरह से अगर पंचभुज आ जाए, पंचभुज से कितने डायगोनल बनेंगे, तो पंचभुज से मतलब वो पेंटागोन आ जाए इस तरह से ऐसा करके, तो इससे जो है कितने डायगोनल बनेंगे। तो इन डायगोनल की संख्या निकालने के लिए अब देखिए क्या बनेगा, जैसे मान लीजिए चतुर्भुज ले लेते हैं पहले, तो चतुर्भुज में हम देख रहे हैं कि कितने 2 डायगोनल बन रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या बनाएंगे, क्योंकि लाइनें कैसे बनती हैं, कुल कितनी लाइनें इसमें 1 2 3 4 लाइनें हैं, यानी कि 4 में से कोई से 2 चुनोगे तो लाइन आ जाएंगी इससे, ठीक है। लेकिन इसमें ये तो डायगोनल नहीं है, ये वाली लाइन साइड्स, यानी कि साइड्स को क्या कर दें माइनस कर दें, तो डायगोनल की संख्या निकल के आ जाती है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला बना सकते हैं, तो नंबर ऑफ डायगोनल इन एनी ये चतुर्भुज, पंचभुज, ये षष्ठभुज, पेंटागोन, हेक्सागोन, इसमें अगर डायगोनल निकालने हैं तो फॉर्मूला क्या होगा NC2 माइनस के n, ठीक है। n क्या है, साइड्स हैं, और 2 लाइनों को मिला के 2 जितनी भी साइड हैं, जितने भी पॉइंट हैं सॉरी साइड नहीं, जितने भी पॉइंट हैं उनमें से 2 को मिला देंगे तो वो लाइन बन जाएंगी, और लाइन की संख्या अगर माइनस कर दें तो डायगोनल की संख्या निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखिए उससे सॉल्व करेंगे, तो 4 × 3 और 2 × 1 माइनस के 4, 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी कि 2 आगे देखिए, वैसे भी हमें दिख रहा। इस तरह से मान लीजिए पेंटागोन है, अब इसमें कहें कि कितने डायगोनल बन सकते हैं, तो 5 में से 2 माइनस कितनी 5, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 5 × 4 और 2 × 1 और माइनस के 5, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी 5 डायगोनल हम इसमें से बना सकते हैं पेंटागोन से, ठीक है। तो इसी प्रकार से कोई सी भी आकृति है तो उसमें हम डायगोनल बना सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हमें ट्रायंगल बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे, देखिए। अब देखिए नेक्स्ट इसमें प्रॉपर्टी होगी ट्रायंगल बनाना। जैसे मान लीजिए 5 पॉइंट हैं ऐसे करके अलग अलग हैं, नॉन कोलिनियर है, इनसे कितने ट्रायंगल बन सकते हैं। तो ट्रायंगल बनाने के लिए कोई से 3 पॉइंट को मिलाना पड़ेगा तब ट्रायंगल बनेंगे। देखो ऐसा करके कोई से भी 3 पॉइंट को आप मिला देंगे तो ट्रायंगल क्या है बन जाएंगे ऐसा करके। तो कुल कितने बनेंगे ये हमें बताना। तो इसे निकालने के लिए फॉर्मूला है कितने n पॉइंट में से और किन्हीं 3 को मिला देंगे तो ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। तो ट्रायंगल के लिए क्या फॉर्मूला बना NC3। इस तरह अगर आपको चतुर्भुज बनाना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा NC4, ठीक है। तो अब इसमें लाइन बनाने के लिए फॉर्मूला क्या था NC2, और डायगोनल के लिए NC2 माइनस n, ठीक। और कुछ लाइनें या कोलिनियर हो जाए तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनाया था हमने NC2 माइनस के MC2, m वो कोलिनियर लाइन है और प्लस के 1, ये वाला, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी हैं, और कुछ एक प्रॉपर्टी ये भी है, जैसे मान लीजिए कोई पार्टी है, पार्टी में लोग आते हैं एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं, तो अगर उस पार्टी में कुल 20 लोग हैं और सबने एक दूसरे से हैंडशेक किए तो कितने बार हैंडशेक हुआ। तो इसके लिए फॉर्मूला है NC2। अब देखो ये कैसे, ज़रा ध्यान समझना इसको समझने के लिए। जैसे मान लीजिए 2 लोग हैं, तो 2 लोग हैं तो हैंडशेक कितना होगा, देखिए 2C2, इसे सोल्व करेंगे कितना, एक ही तो हैंडशेक होगा,
यानी कि मान लीजिए एक ए है दूसरा बी है, ए ने बी से हाथ मिलाया, बी ने ए से, तो एक ही बार तो हैंड शेक हुआ। कितने बार हुआ? एक बार। तो 2C2। अब मान लीजिए 3 लोग हैं तो कितने हैंड शेक होंगे? देखो, ए मिला सकता बी से हैंड हाथ मिला सकता, और बी किससे मिला सकता? सी से, और फिर ए किससे मिला सकता? सी से। तो कितने हैंड शेक हुए? 3 हैंड शेक हुए। अब इसको हम फॉर्मूले से करें, कितने 3 लोग हैं और कितने लोग, 3 में कोई 2 आपस में हैंड मिलाएंगे तब हैंड शेक होगा। इसे सॉल्व करेंगे, देखिए 3 2 और नीचे वाले को 2 × 1, देखिए 3 हैंड शेक हो गए। तो चाहे आप फॉर्मूले से लगा लें निकाल लें, चाहे डायरेक्ट निकाल लें, लेकिन जब बहुत ज़्यादा होते हैं तो हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया है। तो n व्यक्ति हैं और उनमें हैंड शेक की संख्या निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NC2 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है इस टाइप का भी आता है। अब देखिए ज़रा ध्यान दें इसमें, फाइंड द सम ऑफ यूनिट प्लेस नंबर फ्रॉम द डिजिट ये, यानी कि इन डिजिट से जो जितने भी नंबर बनेंगे उनमें जो यूनिट प्लेस होगा उसकी संख्या निकालना। तो उनकी संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करना सम ऑफ डिजिट इंटू n-1 फैक्टोरियल। तो देखिए इसके अनुसार सम ऑफ डिजिट का मतलब ये, इनको जोड़ लीजिए 3 + 2 + 7, और उसकी जो मल्टीप्लाई है किससे कर देना? n-1 फैक्टोरियल। n है वहाँ डिजिट की संख्या, यानी यहाँ पर 3 डिजिट है तो 3 - 1 फैक्टोरियल। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो ये देखिए यहाँ पे इसको कर देंगे, तो यहाँ पे हम देखिए इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना 3 2 5 और 7 हो गया 12, और यहाँ पे 2 आएगा, 12 दूनी 24, यानी कि 24 आ गया सम। अब इसको हम देखो एक बार, चूँकि क्वेश्चन ये छोटा है तो इसको हम वैसे भी करके देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं इस फॉर्मूले को। तो 3 डिजिट क्या होगी? देखिए एक तो ये बन सकती है 3 अंक की 3 2 7, दूसरी क्या बन सकती? 3 7 2, और तीसरी क्या बनेगी? मान लीजिए 2 ले लिया, 2 3 7 2 7 3, और तीसरी क्या बन सकती है? 7 3 2 और 7 2 3। अब देखो यूनिट प्लेस का सम करके देख लीजिए, 7 और 2 9 और 7 16 3 19 और 2 21 और 3 24, कितना आ गया सम? 34 आ गया। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए राइट आंसर बैठ रहा है इससे भी और इससे भी। तो आप इस फॉर्मूले को लर्न कर सकते हैं, सम ऑफ डिजिट इंटू n-1। इस तरह निकालना, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर, और जैसे जितने भी नंबर इन सबका सम निकालना, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ डिजिट। तो सम ऑफ डिजिट अभी हमने करा था, कितना आया था? सम ऑफ डिजिट था 12। यूनिट प्लेस नंबर अभी निकाला था, ये n-1 फैक्टर कितना आ गया? 2। अब क्या करना है? इसकी मल्टीप्लाई 1 n टाइम्स, यानी जितने डिजिट हैं उनको उतने टाइम्स यहाँ पर 1 लिख देना। तो 3 नंबर है तो 3 बार लिख देना। तो अब हम 24 की इससे गुणा कर देंगे, 12 दूनी 24, तो ये आंसर आ जाएगा 24 ही कम 24, 24 कम 24 और 2 26, 24 कम 24 और 2 26, ये आंसर आ गया। तो देखिए इसको चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 2 यहाँ लगा देंगे, यहाँ से 2 हट गया, तो 2 2 4 और 7 11, 3 14, 7 21 और 3 24 और 2 26, 26 का